कि ऑलमोस्ट 99.9% पेशेंट्स अंधाधुंध मल्टीविटामिन्स की गोलियां लेते हैं। कोई डेफिशिएंसी है चाहे नहीं है, बस किसी के कहने पर या फिर एक जनरल एक वो बना रखी राय कि इस एज के बाद हमें कैल्शियम भी चाहिए, अरे मेरा हीमोग्लोबिन लो हो गया, मुझे आयरन चाहिए। विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा जेंटल सा सप्लीमेंट माना जाता है कि लेडीज़ कैप्सूल फोड़ के लगा भी रही हैं, लेडीज़ उनको खा भी रही हैं। अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल लेती हैं तो आपका ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। डाइट में K2 है नहीं सफिशिएंट और आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, स्टमक एसिड भी लो है, एंटासिड्स भी लेते हैं, तो वो कैल्शियम आपका सही जगह पे नहीं लगेगा। विटामिन ए सप्लीमेंट्स बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो ये पूरा फीटस ही डैमेज करने के लिए काफ़ी है अगर वो विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेते हैं। प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग वुमेन और बहुत बुजुर्ग लोग, इन लोगों को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो सलाह लेके कि उनके लिए कौन सा सप्लीमेंट सही है इस वक्त वो ले सकते हैं। क्या आप भी मल्टीविटामिन लेते हैं? कमजोरी लग रही है, शरीर में एनर्जी नहीं लग रही, चक्कर आते हैं, किसी ने भी सलाह दे दी कि मल्टीविटामिन की गोलियां ले लो, आप भी लेते हैं? आपको ये पूरा एपिसोड देखना फिर बहुत जरूरी है। मल्टीविटामिन गोलियों का सच आज सामने आएगा। फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन सारिका शर्मा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। वेलकम सारिका। सो ये टॉपिक आपने सजेस्ट किया है, मल्टीविटामिन गोलियां। मुझे भी बहुत लोग सलाह देते थे, पूछते थे मल्टीविटामिन नहीं लेती हूँ, तो बाय गॉड्स ग्रेस मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है, जैसे आपसे सालों से मेरी बात होती आई, कि खाने के जरिए मैं अच्छा खाना खाऊं, अच्छी डाइट लूं, ताकि मुझे गोलियों की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। तो राजिंदर, हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि ऑलमोस्ट 99.9% पेशेंट्स अंधाधुंध मल्टीविटामिन्स की गोलियां लेते हैं। चाहे उनको कोई डेफिशिएंसी है चाहे नहीं है, बस किसी के कहने पर या फिर एक जनरल एक वो बना रखी राय कि इस एज के बाद हमें कैल्शियम भी चाहिए, अरे मेरा हीमोग्लोबिन लो हो गया, मुझे आयरन चाहिए, मुझे स्किन अच्छी चाहिए, चलो मैं विटामिन ई भी ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हमारे पास किस टाइप के पेशेंट्स किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। और उनसे फ़ोन पे जब हमारी कंसल्टेशन होती है, हमारा ऑनलाइन ही है क्लाउड क्लिनिक, हम लोग फ़ोन पे ही कंसल्टेशन देते हैं। बिल्कुल। और जो लोग सारिका से कंसल्ट करना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है और नंबर भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि पेशेंट्स बेवजह कॉल ना करें और जो नंबर दिया गया है वो व्हाट्सएप मैसेज के लिए दिया गया है, क्योंकि हम एक दिन में इतने हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स नहीं अटेंड कर सकते। और हम लोग जब कंसल्टेशन देते हैं तो हम सिलेक्टिव लोगों को ही कंसल्टेशन देते हैं जो सीरियस हैं वाकई में, जिनको ज़रूरत है। तो मैं ये बता रही थी कि हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने देखा है कि पेशेंट्स जो कि मल्टीविटामिन ही एक रीज़न निकलता था उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ पेशेंट्स विटामिन ई की टैबलेट्स ले रहे हैं। अब विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा जेंटल सा सप्लीमेंट माना जाता है कि लेडीज़ कैप्सूल फोड़ के लगा भी रही हैं, लेडीज़ उनको खा भी रही हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी बॉडी में जाके क्या कर सकता है अगर आप विटामिन ई ज़्यादा ले रही हैं। सबसे पहले तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, बॉडी से फ्लश आउट नहीं होता है और इसके बहुत टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल लेती हैं तो आपका ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि खासकर क्या होता है, कुछ पेशेंट्स जो हैं कई बार ब्लड थिनर्स भी ले रहे होते हैं और कुछ मल्टीविटामिन्स भी ले रहे होते हैं, जिससे बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट आता है। तो आपको विटामिन ई के सप्लीमेंट्स बिना सलाह के नहीं लेने हैं और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर कोई ऐसा चेक नहीं है, कोई ऐसा रेगुलेशन भी नहीं है जिससे उनके ऊपर एक चेक रखा जाए कि किस टाइप का विटामिन ई है, सिंथेटिक है या नेचुरल डेरिवेटिव है।
एक मान लीजिए विटामिन ए, डी, एल और डी, इसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि किस टाइप का विटामिन ई है ये, ये ठीक है? आम लोग को तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। मार्केट में गया, आप विटामिन ए कैप्सूल दे दीजिए, क्योंकि किसी ने बोला है लेने को, स्किन अच्छी हो जाएगी, तो लेने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि विटामिन ई के कैप्सूल्स को फोड़ के भी पंक्चर करके कुछ आई थिंक कुछ फेस मास्क्स में हाँ। कुछ वीमेन लगाती हैं। स्किन इज़ आल्सो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, उससे भी पूरा ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। अच्छा, तो आपको स्किन पर भी नहीं लगाना है नहीं, विटामिन ई का कैप्सूल बिना बिल्कुल, सलाह लिए। बिल्कुल। हो सकता है आपकी स्किन डिफरेंट टाइप की हो। एग्जैक्टली अगर आप बहुत टाइम से अनचेक्ड विटामिन ई कैप्सूल ले रहे हैं तो आपको हेमोरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स जो हैं वो खाते रहते हैं। कुछ लोग तो अलग से ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए B6 ले लिया, कुछ बेनिफिट्स पढ़ लिए कि हाँ B6 तो बहुत अच्छा होता है, तो चलो B6 के कैप्सूल खाने शुरू कर देते हैं। दैट कैन लीड टू नर्वस सिस्टम का डैमेज। नर्व्स पूरी आपकी डैमेज हो सकती हैं और आपको कारण भी पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरी नर्व्स में क्यों डैमेज हो गया, या मैं ट्रेम्बल क्यों कर रहा हूँ, या अच्छा। आगे चल के पार्किंसन क्यों हो गया, ये सब पता ही नहीं चलता है। और आपने देखा होगा कुछ लोग बताते हैं कि आयरन का कैप्सूल खाते ही उनको कैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब डॉक्टर्स आपको आयरन का कैप्सूल भी दे देते हैं लिख के और कैल्शियम का भी दे देते हैं। नो ऑफेंस टू डॉक्टर्स, बट उनको न्यूट्रिशन के बारे में इतना नहीं मालूम होता है। न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो इसीलिए आपको सिंथेटिक जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि आयरन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, वो खासकर क्या करते हैं, जो हमारे कॉलन में ना कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया रह रहे होते हैं जो सभी के कॉलन में हो सकते हैं, जैसे सैल्मोनेला हो गया, ई कोलाई हो गया, क्लॉस्ट्रिडियम हो गया, और कुछ मलेरिया के भी बैक्टीरिया होते हैं। ये थ्राइव करते हैं और आयरन के ही कैप्सूल्स के ऊपर। अच्छा। तो आपका जो गट का माइक्रोबायोम है ना, वो पूरा चेंज हो जाता है जब आप आयरन के कैप्सूल लेते हैं ना। तो आप अपने गट की हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। आपके आयरन के जो कैप्सूल्स होते हैं वो नहीं मेटाबोलाइज होते, और जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड आपका जो आयरन आयरन। होता है वो आपके कॉलन में जाके इन इन सब बैक्टीरिया का भोजन बनता है और आप और बीमार होते हैं। उससे क्या नुकसान क्या होता है? आपका जब पूरा गट माइक्रोबायोम में आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपने फूड दे दिया, तो आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनके साथ तो आपने अन्याय कर दिया। अच्छा, लेकिन आयरन के तो गोलियां कई बार दी जाती हैं, जरूरी कि भाई एचबी कम है तो। एचपी जो कम है उसको बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ तरीके घर में एचबी को बूस्ट करने के बता इस सकती पे हूँ। हम एक अलग एपिसोड जरूर बनाएंगे कि आप आयरन के गोलियां लेने की बजाय आप खाने के जरिए कैसे अपना बिल्कुल। हम आयरन लोग अपने बढ़ा सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं कि हम अच्छा खाना खाने के बावजूद भी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते बहुत सारी चीजें। अब जैसे एक कहावत है कि वी आर नॉट व्हाट वी ईट, पहले था ना वी आर व्हाट वी ईट, हम्म। नाउ आई वुड से वी आर नॉट व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट वी एब्जॉर्ब। ओके। ठीक है, तो हम क्या खा के हम क्या पचा रहे हैं वो है। हाँ, क्या आपके शरीर में अंदर जो आप खा तो अच्छा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो शरीर में लग रहा है या बिल्कुल, नहीं, आप ये कहना चाह रही बिल्कुल। हैं? अब जैसे विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स बहुत सारे पेशेंट्स लेते हैं। हम्म। अब विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एक ग्लाइकोप्रोटीन का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका विटामिन B12 पचाता है। जो आपकी विटामिन B12 तो आपको केले से भी मिल जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि नॉन वेजिटेरियन का कई बार विटामिन B12 बड़ा लो होता है, जबकि वेजिटेरियंस को मिलना आजकल मुश्किल है क्योंकि सॉइल इज डिप्लीटेड ऑफ विटामिन B12। लेकिन वेजिटेरियंस का B12 ज़्यादा अच्छा आ रहा है बिकॉज उनका गट हेल्थ अच्छा है। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपको विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम इनकी कमी नहीं होगी। ये बात पक्की है। ओके, तो जी, गट हेल्थ पे ध्यान दें। गट हेल्थ पे और ध्यान गट दें। गट हेल्थ पे हमने आपके साथ वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वो जरूर देख सकते हैं। और कौन से आप कह रही मल्टीविटामिन की गोलियां क्यों नहीं लेनी चाहिए? अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम ऑलमोस्ट 100% लेडीज खाती हैं, हम्म। ठीक है। अब कैल्शियम को आपको
एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे हमने एक एपिसोड भी की थी डेंजर्स ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, उसको आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। अगर क्या 40 की उम्र के बाद ज़्यादातर सभी का लो स्टमक एसिड होता है। जहाँ लो स्टमक एसिड हुआ वहाँ पे आपका कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है और वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता है। जब वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता है, किडनी भी अपना काम नहीं कर पाती है, आपको कैल्सिफिकेशन हो सकती है। एक तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के साथ फ्लूइड्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, ये पेशेंट्स नहीं करते हैं। दूसरा, कैल्शियम का जो फॉर्म लेते हैं वो कार्बोनेट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। आपको साइट्रेट फॉर्म लेना है और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को हमेशा खाना खाने के साथ ही लेना है। मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से लिए जाते हैं। तो और क्या किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो? कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए कि सिर्फ विटामिन के 2 ही है जो कि कैल्शियम को आपके सॉफ्ट ऑर्गन से, सॉफ्ट टिश्यू से उठाकर आपकी बोन्स तक पहुंचाएगा। तो अगर आपकी डाइट में के 2 है नहीं सफिशिएंट और आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, स्टमक एसिड भी लो है, एंटासिड्स भी लेते हैं, तो वो कैल्शियम आपका सही जगह पे नहीं लगेगा और आपको कैटरेक्ट की समस्या हो सकती है, आपको बोन स्पर्स हो सकते हैं, आपकी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन हो सकती है। ओके, तो के2 किससे मिलता है? के 2 आपको हेल्दी फैट से मिलता है, जैसे बटर है, आपका क्रीम है, आपका जितना भी आपके ऑर्गन मीट्स हैं उससे आपको के 2 मिल जाता है। तो फैट्स आपको चाहिए होते हैं। व्हाइट बटर जो आप सलाह देती हैं कि जी, सफ़ेद मक्खन अच्छा होता है कैल्शियम के लिए, आप शायद इसीलिए सलाह देती हैं। बिल्कुल, जी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सेलेनियम के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। सेलेनियम के सप्लीमेंट्स लेने का नुकसान क्या है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B6 ही नहीं है तो सेलेनियम बूस्ट नहीं होगा, ठीक है। जिंक के सप्लीमेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए आपकी जिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेल्स की हेल्थ के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन आदमियों का प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है या टेस्टोस्टेरोन कम है तो उनके लिए जिंक जो है वो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। अब जिंक अगर वो सप्लीमेंट की फॉर्म में अनगाइडेड ले रहे हैं, रेगुलेटेड नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम पूरा सप्रेस हो सकता है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट का काम कर सकता है, इसलिए जिंक को भी आप अपनी डाइट से ही बूस्ट कीजिए। तो ज़िंक के लिए फिर टैबलेट नहीं लेनी तो क्या ले सकते हैं? जिन भी पेशेंट्स का प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है या फिर स्किन इन्फेक्शंस जल्दी हील नहीं होते हैं, उनको कद्दू के बीज लेने से बहुत पंपकिन ज़्यादा फ़ायदा सीड्स। होता है। साथ में वो पीनट्स ले सकते हैं, पीनट्स से कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो पंपकिन सीड्स जो हैं वो सेफ ऑप्शन है। पंपकिन सीड्स को हल्का सा रोस्ट करके या ओवरनाइट पानी में भिगो के लिया जा सकता है। ओके, कितना ले सकते हैं? 1 स्पून। ओके, ये ज़िंक का अच्छा सोर्स है। जी, और जो मूँगफली खा सकते हैं वो मूँगफली खाएँ। बिल्कुल। राइट। विटामिन ए सप्लीमेंट्स बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो ये पूरा फीटस ही डैमेज करने के लिए काफ़ी है अगर वो विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन ए, ई, डी, के, ये आपको सलाह के बिना नहीं लेने हैं। इवन विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो हैं वो आप चेक करके लीजिए कि अब मेरा लेवल कितना हो गया। वो टॉक्सिसिटी लेवल तक अगर पहुंचा तो आपको बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, टॉक्सिक है ये सारे ऑर्गन्स के लिए। ओके, तो विटामिन डी की कमी तो सभी बहुत में है, कॉमन है जी। बहुत कॉमन है और डॉक्टर्स लिख देते हैं विटामिन डी लीजिए। अगर तो आपकी किन बातों का ध्यान रखना है? आपकी किडनीज को हेल्दी रखिए, हुँ, ठीक है। किडनीज को अगर आप हेल्दी रख रहे हैं तो वहां पर होता है विटामिन डी के इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में करने का, कैल्सिट्रोल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किडनीज में जाके होता है। जो भी विटामिन डी आपके स्किन के थ्रू या आपके खाने के थ्रू आप इंजेस्ट कर रहे हैं, किडनी का काम है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो जो आपके पार्ट्स मस्कुलर या ओबीज हैं, जहाँ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वहाँ पर आप एक्सपोज करेंगे अपनी बॉडी को। जब सन की रेज हमारे कोलेस्ट्रॉल के साथ कांटेक्ट में आती है तब विटामिन डी बॉडी में बनने का काम शुरू होता है
और सनस्क्रीन जो है उसको इनहिबिट करता है। रोकता है। अब सनस्क्रीन जो है वो सभी लगा के बाहर निकल लेते हैं, तो उसमें फिर आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता है। और शीशे के थ्रू भी अगर सन आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रादर वो आपको स्किन को ख़राब करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बहुत अच्छी टिप दूंगी विटामिन डी मैक्सिमाइज करने के लिए। जो मशरूम्स होते हैं ना, मशरूम्स में स्टिरोल नाम का एक कंपाउंड होता है। अगर आप उसको अच्छे से धोकर मशरूम्स को आप धूप दिखा दीजिए उसे 1-2 घंटा भी, तो आपका उसमें विटामिन डी एब्जॉर्ब हो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और फिर वो मशरूम्स जब आप पका के खाते हैं तो आपको वो अच्छा बायो अवेलेबल फॉर्म में विटामिन डी मिलता है। कितना अच्छा सोर्स है। एक तो आप सुबह की धूप ले सकते हैं, दूसरा आप मशरूम को धूप में रख दीजिए और फिर वो मशरूम खाइए, तो आपको विटामिन डी नेचुरल सोर्सेज से मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर फिर भी अगर विटामिन डी के सप्लीमेंट, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी, मैं और विटामिन्स की बात नहीं कर रही हूँ, मल्टीविटामिन्स और जो हैं, लेकिन कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन मुख्य तौर पर सजेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले अपनी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हुँ, कि आपकी डेफिशिएंसी है किस चीज़ की। और ये भी तो इम्पॉर्टेंट है जानना कि डेफिशिएंसी है क्यों। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये पता लगाइए कि क्यों है। या तो आप पूरा दिन इंडोर्स रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, या तो किडनीज में वो फंक्शनैलिटी ठीक नहीं है या फिर आपका जो दूसरा कॉम्बिनेशन सही नहीं है, आपका K2 नहीं है, बॉडी में कैल्शियम कम है, मैग्नीशियम कम है, वो कॉम्बिनेशन अपना डाइट के थ्रू पूरा बैलेंस कीजिए। क्योंकि हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है नेचुरल मॉलिक्यूल्स को। अगर वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ने कर दी, हाँ, आपका ब्लड में तो वो बढ़ के आएगा आपका लेवल, लेकिन आपको उसके फील गुड फैक्टर या वो बेनिफिट्स फील नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल थायरॉक्सिन को ले लीजिए। जो थायराइड की पेशेंट्स हर रोज सुबह खाली पेट थायरॉक्सिन नाम की एक हार्मोन लेती हैं, अब वो हार्मोन क्या कर रहा है, आपके ब्लड में घुल रहा है। मॉलिक्यूल तो वही मिमिक्री हो गई है, बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है मॉलिक्यूलर मिमिक्री जब होती है, लेकिन वो ब्लड में तो आ गया। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को बाल भी झड़ रहे हैं, स्किन भी थिनिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी है, हार्ट की पैल्पिटेशंस भी है। वही सारे सिम्टम्स हैं जो थायराइड की बीमारी में होते हैं। तो क्या कर रही है थायरॉक्सिन? वो बीमारी ठीक नहीं कर रही है, वो सिम्टम नहीं खत्म कर रही है, वो सिर्फ आपकी रिपोर्ट सही दिखा रही है। ओके। जी। कुछ स एक्सेप्शंस मैं बोलना चाहूंगी। प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग वुमेन और बहुत बुजुर्ग लोग, इन लोगों को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वो सलाह लेके कि उनके लिए कौन सा सप्लीमेंट सही है इस वक्त, वो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी लेडीज़ या जेंट्स हमने देखे हैं वो ग्लूकोसामाइन के कैप्सूल्स लेते हैं हड्डियों के लिए। ग्लूकोसामाइन आपने देखा होगा कि बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट है, ओवर द काउंटर मिलता है। ये एक अमाइनो शुगर है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है ये उनका ब्लड शुगर बढ़ाती है और उनको ये चीज़ नहीं मालूम होती है। तो आप ये सलाह देती हैं कि डाइट के ज़रिए आप जो विटामिन्स की कमी है वो पूरी करें, है जी ना? बिल्कुल। सो आप जो ये इस एपिसोड को देख रहे हैं हमारे दर्शक, मैं उनको बता दूं कि सारिका के साथ हमने बहुत सारे वीडियोस डाइट को लेके, थायराइड को डाइट के ज़रिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाई बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों में हमने डाइट के ज़रिए कैसे हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियोस बनाए हैं। सेहतनामा में वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। कुछ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें क्लिक करें, आपको वो वीडियो नज़र आ जाए।